हेलो स्टूडेंट। निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में जो हमारा टॉपिक है, पंचायती राज में महिला प्रतिनिधित्व और प्रॉक्सी लीडरशिप, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये यूपीएससी पाठ्यक्रम के GS2 के गवर्नेंस टॉपिक से संबंधित है। और इसका जो सोर्स है, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस है। ठीक है, इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे कि किस संदर्भ में ये बात आई है, महिला प्रतिनिधित्व और प्रॉक्सी लीडरशिप। फिर देखेंगे कि प्रॉक्सी लीडरशिप क्या होता है, खासकर पंचायती राज सिस्टम में। इसके बाद इससे उत्पन्न चुनौतियों को देखेंगे, प्रॉक्सी लीडरशिप से क्या चुनौती उत्पन्न होती है, उन चुनौतियों पर हम चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कि किस प्रकार से महिला नेतृत्व को सुधारा जाए और उसकी वास्तविक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, फिर इसके निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे और अंतिम में हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्नोत्तरी जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है और इस टॉपिक को समझने में आपको एक बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करेगा। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक। देखिए, सबसे पहले इसके संदर्भ पे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय शासन में हाशिए पर पड़ी आवाजों को शामिल करने के लिए महिलाओं के लिए 30 से 50% सीटें आरक्षित करती है। जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें हाशिए पर महिलाओं को भी माना जाता है कि वो डिप्राइव्ड क्लास है, जैसे और भी डिप्राइव्ड क्लास माने जाते हैं SC ST OBC, साथ में उस महिलाओं को भी एक हाशिए पे पड़ा समुदाय ही माना जाता है भारत में। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो हाशिए पे पड़ी आवाज को शामिल करने के लिए, ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके, आरक्षण की व्यवस्था की गई 30 से 50% तक। 30 से 50% यहाँ पे इसलिए कह रहा है कि किसी किसी राज्य में 30% है, 33% है सॉरी, और किसी किसी राज्य में 50% तक भी यह रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, इसलिए एक सीमा बता रहा है। ठीक है, हालांकि इन कोटा ने निस्संदेह अधिक महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में लाया है। ठीक है, ये कोटा या रिजर्वेशन जब दिया गया है तो इस रिजर्वेशन से फायदा यह मिला कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीति में आई, उनकी सहभागिता सुनिश्चित हुई। लेकिन इस प्रणाली ने प्रॉक्सी लीडरशिप जैसे चुनौती को लगातार उजागर किया है। ठीक है, प्रॉक्सी लीडरशिप जैसी चुनौती जब ये चुन के आ रही है तो उनके लिए एक चुनौती बनकर सामने आ जा रहा है प्रॉक्सी लीडरशिप। हम आगे समझेंगे कि प्रॉक्सी लीडरशिप क्या होता है। ठीक है, और ये जो है वास्तविक विकास को चुनौती दे रहा है। ये माना जाता है कि वास्तविक विकास तभी माना जाए जब समाज का हर वर्ग वृद्धि में, देश के वृद्धि में शामिल हो, तभी हम वास्तविक विकास को मान सकते हैं। तो अगर देश की वृद्धि में ये जो डिप्राइव्ड क्लास है, हालांकि ये चुन के आने के बाद भी वो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रही है ड्यू टू प्रॉक्सी लीडरशिप, तो वो विकास सही विकास नहीं माना जाएगा। इसलिए वास्तविक विकास तभी माना जाएगा जब हर डिप्राइव्ड क्लास को वास्तविक वृद्धि में उसको शामिल किया जाए। ठीक है, अब समझते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में प्रॉक्सी लीडरशिप क्या होता है। ठीक है, देखिए, जैसा कि कह रहा है कि प्रॉक्सी लीडरशिप उस घटना को संदर्भित करता है जहां निर्वाचित महिला सरपंचों को पितृसत्तात्मक मानदंडों, प्रणालीगत कमजोरियों आदि के कारण पुरुष परिवार के सदस्यों द्वारा छायांकित किया जाता है। मतलब कि चुनाव उनका जरूर होता है, लेकिन उनके बदले कार्य कौन कर रहे होते हैं? उस परिवार के पुरुष सदस्य, कोई भी वरिष्ठ सदस्य हो सकता है, उस महिला का कोई बड़ा भाई हो सकता है, उस महिला का पति हो सकता है। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है पैट्रियार्किक सोसाइटी, पितृसत्तात्मक सोसाइटी मानी जाती है, तो महिलाओं को, खासकर ये ग्राम पंचायत एरिया में महिलाओं को चुनाव में भागीदारी के लिए भेजा जाता है, लेकिन चुने जाने के बाद उनको काम के लिए आगे नहीं भेजा जाता है। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम तो है ही है, और उससे सोशल प्रॉब्लम से ये जो क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है कि वास्तविक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो वृद्धि में सही तरीके से वो भागीदार नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रॉक्सी लीडरशिप की चुनौती क्या है। ठीक है, कई निर्वाचित महिला सरपंचों पर परिवार के पुरुष सदस्यों का दबदबा होता है। जैसा कि ये बात खुलकर आई कि प्रॉक्सी लीडरशिप में महिला सरपंच के बदले जो है उसके उस परिवार के वरिष्ठ सदस्य या उसका पति या उसका बड़ा भाई काम कर रहा होता है, और उसके बदले में सही तरीके से उनको नेतृत्व नहीं दिया जाता महिलाओं को। ठीक है, इसके कारणों में पितृसत्तात्मक मानदंड, शिक्षा की कमी, शासन संबंधी ज्ञान और संस्थागत समर्थन की कमी और
प्रणालीगत कमजोरियां शामिल हैं। अब ये क्यों जो है व्याप्त है, क्यों जो है कह रहा है कि क्यों जो है प्रॉक्सी लीडरशिप समाज में व्याप्त है, उसका कारण ये है कि पितृसत्तात्मक मानदंड, एक तो पितृसत्तात्मक मानदंड है जो कि सामाजिक कमजोरी है, दूसरा ये कह रहा है कि महिलाओं में शिक्षा की कमी मानी जाए, ज्यादातर शिक्षा की कमी होती है खासकर रूरल एरियाज में, जिससे वो अपने अधिकारों, अपने स्वतंत्रता और अपने जो उनका जो राइट है उस राइट के प्रति वो अवेयर नहीं होती हैं। अवेयर नहीं होने के कारण जो है चुने जाने के बाद भी वास्तविक रूप से वो काम नहीं कर रही होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो दूसरा इसमें जो पॉइंट उभर के आ रहा है, शासन संबंधी ज्ञान, उनको शासन कैसे किया जाता है, शासन में दक्षता कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसकी ज्ञान उनको नहीं होती है, जिसके वजह से जो है वो चुने जाने के बावजूद भी वो वास्तविक रूप से काम नहीं कर रही होती हैं। इसके अलावा संस्थागत समर्थन की कमी है। जो संस्थागत समर्थन मतलब गवर्नमेंट से जो उनको समर्थन प्राप्त होना चाहिए चुने जाने के बाद, वो समर्थन नहीं मिल पाता है, जिससे जो है प्रॉक्सी लीडरशिप जैसी चुनौती आज भी व्याप्त है। ठीक है, पुरुषों की भागीदारी को अक्सर समर्थन के रूप में उचित ठहराया जाता है, लेकिन इससे महिलाओं का अधिकार कमजोर होता है। यह भी देखा जाता है कि समाज में यह ऐसी पूर्वाग्रह माना जाता है कि पुरुष जो है उनकी भागीदारी अक्सर जो उचित मानी जाती है, क्योंकि पुरुष को माना जाता है कि वो बेहतर तरीके से वो काम कर सकते हैं। ऐसा पूर्वाग्रह है, ऐसा कोई सेट माइंडसेट नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है कि पुरुष ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। लेकिन इस तरीके की समाज में एक पूर्वाग्रह चला आ रहा है वर्षों से, उस पूर्वाग्रह को तोड़ा नहीं गया है आज तक, जिस वजह से जो है वास्तविक रूप से चुने जाने के बाद भी वो वास्तविक रूप से महिलाएं काम नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि पुरुषों का एक दबदबा है। दूसरा, अक्सर पुरुषों की भागीदारी को बेहतर ठहराया जाता है या उचित ठहराया जाता है। महिला नेताओं के प्रति संरचनात्मक दृष्टिकोण के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्सर विफल हो जाते हैं। और ये कारण और उभर के आ रहा है, जो चुनौती है कि महिला नेताओं के प्रति अक्सर संरचनात्मक एक कारण दृष्टिकोण होता है, जिससे उनको कोई भी ट्रेनिंग कार्यक्रम में उनको भाग लेने नहीं भेजा जाता है, जिससे कि वो अपने अधिकारों, अपने राइट्स के प्रति अवेयर नहीं हो पाती हैं। अगर वो जाएंगी परीक्षण कार्यक्रम में या ट्रेनिंग में किसी तरीके से, तो उनको महिला सरपंच के रूप में उनको क्या अधिकार मिले हैं, क्या राइट्स मिली है, क्या ड्यूटी मिली है, राइट्स और ड्यूटी के प्रति वो अवेयर हो जाएंगी। क्योंकि इस तरीके का हमारा समाज में संरचनात्मक दृष्टिकोण उनके प्रति पाया जाता है, जिस वजह से उनको जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने नहीं दिया जाता, और नहीं लेने के कारण, पार्टिसिपेशन उनका नहीं होने के कारण अक्सर ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं वो विफल हो जाते हैं। विफल होने के कारण जो है महिलाएं जो हैं अपने राइट्स और ड्यूटी के प्रति अवेयर नहीं हो पाती हैं जानकारी के अभाव में। ठीक है, अब देखिए इसमें एक महिला है, उनकी कहानी है, क्योंकि ये करंट में ये चर्चित रही हैं। हालांकि ये कहानी अपवाद है, क्योंकि इसके बारे में पहले ही लिखा गया है कि छवि रजावत की कहानी एक अपवाद। ठीक है, हालांकि हम लोग इसमें एक संदर्भ के रूप में इसको जानना चाहते हैं कि इनकी कहानी क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत की पहली एमबीए सरपंच के रूप में ग्रामीण नेतृत्व में उनकी यात्रा 2010 में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट से शुरू हुई थी। ये जो छवि रजावत हैं, एक भारत की पहली एमबीए मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ऐसी सरपंच हैं जो जिनके पास एमबीए की डिग्री एक एडवांस डिग्री मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि एमबीए एक हायर एजुकेशन में शामिल है। तो अगर एमबीए की हुई महिला जो है महिला सरपंच के रूप में चुनी जा रही है, ये तो पहले ही एक अपने आप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। दूसरी है कि उनकी यात्रा 2010 में ही, यानी आज से 15 वर्ष, लगभग 15 वर्ष पहले ये यात्रा शुरू हुई थी, और उनकी जो यात्रा शुरू हुई थी आरक्षित सीट, मतलब महिला के लिए जो सीट आरक्षित है वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। ठीक है, और 2015 में उनका फिर से चुनाव हुआ एक सामान्य सीट पर, मतलब सामान्य सीट पर जहां से कोई भी वहां से भागीदार होता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो सामान्य सीट पे वहां पर्चा भर सकता है, और वहां से वो सामान्य सीट से चुनकर आए। इसका मतलब कि वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति, और तमाम जो महिलाओं का जो अवेयरनेस होता है उसके प्रति वो काफी अवेयर रही होंगी, जिसकी वजह से वो एक सामान्य सीट पर भी फाइट करके चुनाव जीती है। ठीक है, सीट पर समावेशी और प्रदर्शन संचालित शासन की शक्ति का प्रमाण था। इसका मतलब कि समावेशी मतलब सबका विकास और प्रदर्शन संचालित शासन,
मतलब अगर कोई महिला जो है सामान्य सीट पर चुन के आती है तो इसका मतलब वो समावेशी शासन हो गया, क्योंकि किसी भी महिला पुरुष में विभेद किए बिना वो समावेशिता का प्रदर्शन करता है। उसी प्रकार से प्रदर्शन संचालित शासन, मतलब कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई जो है जो परफॉर्मेंस में बेहतर है उसको चुनेंगे, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, तो जिसका अच्छा बेहतर प्रदर्शन होगा वही चुना जाएगा। तो ये एक प्रकार से दर्शाता है कि लोकतंत्र, लोकतंत्र को दर्शाता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में मतलब सबको विकास करने का अधिकार होता है। अगर कोई बेहतर प्रदर्शन करेगा तो लोकतंत्र में उसको मौका दिया जाता है कि तुम बेहतर प्रदर्शन करके आगे आओ। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को यह दर्शाता है, ठीक है। लेकिन उनका मामला एक अपवाद है। पहले ही बोला गया उदाहरण देते समय कि इस प्रकार की महिलाओं का अपवाद स्वरूप ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे भारत में। कई पंचायतों में महिला नेता प्रणालीगत बदलाव के कारण संघर्ष करती हैं, रहती हैं। ये उदाहरण एक अपवाद है। कहने का मतलब यह है कि ये उदाहरण एक अपवाद है, लेकिन और कई महिला जो हैं सिस्टम में खामी के कारण या इस प्रकार की बाधा के कारण संघर्ष करती रहती हैं। चुने जाने के बावजूद जो है उनको काम नहीं करने दिया जाता है, ठीक है, ड्यू टू प्रॉक्सी लीडरशिप, ठीक है। महिला सरपंचों के प्रति संस्थागत पूर्वाग्रह और उपेक्षापूर्ण रवैया उनके अधिकार को कमजोर करता है। जैसा कि मैं शुरू में ही बताया कि यह कारण है कि उनके प्रति जो पूर्वाग्रह है और उपेक्षित रहती हैं, जिस वजह से न किसी प्रकार की ट्रेनिंग उनको शामिल होने दिया जाता है और उनको एक पूर्वाग्रह से कि ये जो है बेहतर काम नहीं कर सकती हैं या अशिक्षित हैं या इनको शिक्षा का उचित अवसर नहीं दिया गया है। इन सारे पूर्वाग्रह के कारण वो अपने अधिकार जो उनके अधिकार जो उनको है महिलाओं को, वो अधिकार को भी नहीं जान पाती हैं। जो अधिकार महिलाओं को एक लोकतांत्रिक समाज में हम प्रदान किए हैं वो अधिकार के प्रति भी वो अवेयर नहीं हो पाती हैं, जिससे जो है ये एक कमजोरी बनी रहती है इस प्रणाली में, ये खामी बनी रहती है, ठीक है। सकारात्मक उदाहरण दिखाते हैं कि सक्रिय सरकारी अधिकारी महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सकारात्मक उदाहरण दिखा रहे हैं कि अगर कोई अधिकारी है लोकल लेवल पे वो सक्रिय है, इस प्रकार के प्रॉक्सी लीडरशिप को वो बाहर उजागर कर सकता है और उजागर करने पर उसको चेक कर सकता है और जो जिम्मेदार है उसके लिए उसको आगे जो है रोका भी जा सकता है और महिलाओं को काम करने के लिए बढ़ावा भी दिया जा सकता है। तो इसके लिए लोकल लेवल पे जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए ताकि जो है महिलाएं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। अब देखिए, अब इसमें अगला जो पॉइंट आता है कि महिला नेतृत्व को हम कैसे मजबूत करें कि वो प्रॉक्सी लीडरशिप को चुनौती दें और प्रॉक्सी लीडरशिप को खत्म करें। अगर महिला नेतृत्व को हम मजबूत करेंगे तभी प्रॉक्सी लीडरशिप हमारे देश से इस प्रकार का जो कमजोरी है, इस प्रकार की जो चुनौती है उसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो समझते हैं कि कैसे। पहला तो है कि क्षमता निर्माण और परीक्षण, ठीक है। पहला तो है कि क्षमता निर्माण और परीक्षण। जब उनके कैपेबिलिटीज में हम अच्छा कंस्ट्रक्टिव तत्व को भरेंगे, एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, यानी उनको सही तरीके से उनके राइट के बारे में बताएंगे, उनको सही प्रकार से एजुकेशन प्रदान करेंगे, तो ये जो दो चीजें हैं, जो दो एलिमेंट्स हैं, उनके क्षमता निर्माण को, कैपेसिटी बिल्डिंग को अधिक बढ़ावा देगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम उनको परीक्षण प्रदान करते हैं, ट्रेनिंग प्रदान करते हैं कि महिला सरपंच के रूप में उनकी क्या ड्यूटी है, उनके क्या अधिकार है, क्या फ्रीडम है, इन सारे चीजों के प्रति उनको परीक्षण प्रदान करने से इस सारी चीजों के बारे में वो अवेयर होंगी और सही तरीके से वो कार्यों का अपना निष्पादन करेंगी। और न सिर्फ निष्पादन करेंगी, वो प्रॉक्सी लीडरशिप को जो पंचायती राज में व्याप्त है उसको चुनौती भी देंगी, ठीक है। इसका हम उदाहरण हम समझते हैं कि कहां ये करके दिखाया गया है। देखिए, झारखंड पंचायत नेताओं के लिए एक कार्यक्रम ने दिखाया कि कैसे संचरित शिक्षा स्थानीय प्रतिनिधियों को सशक्त बना सकती है। झारखंड में एक स्थानीय लेवल पे संचारित शिक्षा हुआ जिससे कि स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं वो सशक्त हुए, खासकर महिलाएं, ठीक है। प्रशिक्षण में शासन, बजट, योजना, वित्त पोषण, जोखिम, संघर्ष प्रबंधन, संचार, डिजिटल साक्षरता के पहलू शामिल थे, जिसमें चैट जीपी जैसे एआई उपकरण शामिल थे। जो इनको संचारित शिक्षा दिया गया स्थानीय लेवल पर, न सिर्फ शासन के बारे में बताया गया, बजट के बारे में बताया गया, वित्त पोषण के बारे में बताया गया, योजना के बारे में बताया गया, क्या जोखिम होते हैं एज ए पंचायत लेवल पे काम करने पर,
साथ ही जो है किस प्रकार का जो प्रबंधन होना चाहिए कि अगर कोई संघर्ष उत्पन्न हो जाता है तो उसको प्रबंधित कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजों के बारे में तो बताया ही गया। साथ साथ जो है संचार और डिजिटल जो माध्यम आज उभर के आ रहे हैं उसके बारे में बताया गया, और साथ ही जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम यूज कर सकते हैं। खासकर चैट जीपीटी के बारे में भी उनको एक अवेयरनेस दिया गया कि जो बेसिक जो काम है उसके बारे में तो समझे ही कि बेसिक एज ए हम पंचायत लेवल पे हम अगर सरपंच चुने जाते हैं या मुखिया चुने जाते हैं तो हमारा बेसिक वर्क क्या है, बेसिक राइट क्या है। साथ ही साथ हम जो है डिजिटल और संचार में भी इतनी दक्षता उनको प्रदान किया गया है कि वो सही तरीके से अपने काम को अंजाम दे सके, सही तरीके से अपने काम को निष्पादित कर सके। ठीक है, ऐसे कार्यक्रम अपवाद नहीं बल्कि आदर्श बनाने चाहिए। यहां यह कह रहा है कि जो भी झारखंड में ये काम किए गए उनके प्रशिक्षण से संबंधित संचारित शिक्षा दिया गया, ये अपवाद स्वरूप हैं, इसको जनरलाइज किया जाना चाहिए। मतलब हर राज्य में हर ग्राम पंचायत लेवल पे इस प्रकार की शिक्षा और दीक्षा दी जानी चाहिए ताकि जो महिलाएं हैं अपने कार्य के प्रति, अपनी जिम्मेवारियों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति अवेयर तो हो ही, साथ साथ जो प्रॉक्सी लीडरशिप है पंचायत राज सिस्टम में उसको चुनौती भी दे और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ठीक है, चुनाव के बाद 2 साल तक त्रैमासिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। यह एक बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हम सुधारात्मक उन पहलू को लागू करके, जैसे कि त्रैमासिक प्रशिक्षण सत्र। ठीक है, त्रैमासिक प्रशिक्षण सत्र हर 3 महीने पे हम इस प्रशिक्षण सत्र को आयोजित करके उनके अधिकारों, उनके ड्यूटी के प्रति और साथ साथ जो एज ए पंचायत लेवल जो उनको कार्य करना है उस कार्य के बारे में बताकर हम जो है उनको एक अच्छा, एक जिम्मेदार, एक रेस्पॉन्सिबल ग्राम पंचायत मुखिया बना सकते हैं महिला को। ठीक है, अब देखिए ये तो था पहला। अब दूसरा इसमें नीतिगत सिफारिशें। ठीक है, नीतिगत सिफारिशें में क्या है, एक सरकारी समिति ने महिला नेतृत्व को मजबूत करने के लिए 9 प्रमुख सिफारिशें प्रस्तावित की है। ठीक है, उसको देखेंगे। पूर्व सरपंचों को नीति निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए। जो पूर्व सरपंच हैं, जितना भी ग्राम लेवल पर या लोकल लेवल पर जो नीति बनती है उनको शामिल किया जाना चाहिए ताकि जो है सही से सही तरीके से हर चीज को निष्पादित किया जा सके। ठीक है, निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम 12वीं की कक्षा योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। एक सिफारिश ये भी है कि चूंकि अभी जो है ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत चुनाव में या किसी भी चुनाव में जनप्रतिनिधि के लिए शिक्षा का कोई मानदंड या मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं है। लेकिन अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 12वीं की कक्षा की योग्यता यानी 12वीं तक वो शिक्षा ग्रहण किए हों, इस प्रकार की योग्यता को निर्धारित किया जाता है तो कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे या किसी भी लेवल पे गवर्नेंस, जो शासन होगा वो और भी बेहतर तरीके से निष्पादित हो पाएगा। क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा इंसान होगा ग्राम पंचायत लेवल पे बेसिकली, तो अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होगा, तो वो सही तरीके से अपने कार्यों को भी निष्पादित करेगा। ये तभी संभव है जब ग्राम पंचायत अधिकारी या फिर निर्वाचित प्रतिनिधि न्यूनतम जो 12वीं तक या कुछ भी इसके लिए निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन न्यूनतम 12वीं तक माना गया है, अगर यहां तक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये एक बेहतर कदम होगा। ठीक है, पारिश्रमिक और संसाधनों में सुधार, ये एक अगला जो रिकमेंडेशन है। ठीक है, कम मानदेय एक बड़ी बाधा है। राजस्थान के सरपंच को केवल 4500 रुपए प्रति माह मिलते हैं। मतलब कि उनको जो मानदेय मिलता है या पारिश्रमिक मिलता है, या मतलब ये कह सकते हैं कि सैलरी जो मिलता है वो बेहद ही कम है। राजस्थान में केवल 4500 रुपए प्रति माह है। और आज के इन्फ्लेशन के दौर में, महंगाई के दौर में आप सोच सकते हैं कि 4500 जो रुपीज है वो कितना कम है। ठीक है, इसी तरह अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को केवल 250 रुपए प्रति माह बैठने का शुल्क मिलता है, यह भी कम है, इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। गंभीर भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानजनक वेतन आवश्यक है। ये सर्वविदित तथ्य है। कई उदाहरणों में ये स्पष्ट भी होता है, अगर किसी से बेहतर काम करना है तो उनको बेहतर वेतन देना पड़ेगा, बेहतर प्रोत्साहन देना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति जो है अपना 100% देगा। ठीक है, अगर व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से इन सारी चीजों से जूझता रहेगा तो कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, ये प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, स्वतंत्र शासन पहुंच के लिए महिला सरपंचों को स्मार्टफोन मिलना चाहिए। ठीक है, आज के समय में स्मार्टफोन भी दिया जाना चाहिए उनको,
क्योंकि स्मार्टफोन से वो जो है तमाम चीजों से, सोशल मीडिया से वो टच में रहेंगी, दुनिया से टच में रहेंगी, दुनिया में क्या चीजें हो रही है, क्या घटना हो रही है, क्या नए नए सुधार हो रहे हैं, या फिर पंचायती लेवल पे भी वो अब रिसर्च कर सकती हैं। तमाम जो है वीडियोज हैं, तमाम जो है और भी कंटेंट हैं जिससे वो अपने इसके बारे में रिसर्च करके जान सकती हैं कि क्या चीजें चल रही है, और उनको वो ये शासन को चलाने में या ग्राम पंचायत लेवल में अपने चीजों को लागू करने में दक्ष बनाएगा, एफिशिएंट बनाएगा। ठीक है। आधिकारिक परिवहन और तकनीकी सहायक परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर उनको परिवहन दिया जाता है, किसी प्रकार का साधन दिया जाता है, तो वो जो है पुरुष सदस्यों पर निर्भरता भी कम होगी। बेसिकली ये देखा जाता है कि ग्रामीण एरिया में विशेषकर कि महिलाएं इवन टू व्हीलर भी चलाना बेहतर तरीके से नहीं जानती हैं, जिससे क्या होता है कि कहीं उनको 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर भी जाना अपने काम से, तो वो परिवार के पुरुष सदस्यों पर डिपेंड होती हैं कि ले चलिए। तो ये इस तरीके से उनको अगर एक वाहन दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनको कार्य करने में एक समर्थन होगा, मतलब एक सरकार से उनको एक समर्थन प्राप्त होगा। जो कहा जा रहा है कि शासन से समर्थन उनको कम मिलता है, जिस वजह से भी जो है प्रॉक्सी लीडरशिप जैसी बुराई आज भी व्याप्त है। ठीक है। अब देखिए, इसमें अगला है मुखबिरी और जवाबदेही तंत्र। ठीक है। मुखबिरी जवाबदेही तंत्र क्या होना चाहिए कि इस तरीके के जिले लेवल पे मुखबिरी और जवाबदेही तंत्र होना चाहिए कि अगर कोई मुखिया का पति या मुखिया का भाई, महिला मुखिया का भाई या पति या कोई भी पुरुष सदस्य परिवार का उस महिला के बदले उसके कार्य का निष्पादन कर रहा है या फिर कार्य कर रहा है उसके बदले, तो इसके बारे में इस तरीके से आपकी मुखबिरी तंत्र होना चाहिए कि आपको समय रहते जो है, तत्काल समय रहते आपको सूचना मिल जाए और आप कार्रवाई कर सके। तब जाकर हम इस बुराई से बच सकते हैं। इस जो ये कमी है उसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि इसमें कह भी रहा है, प्रॉक्सी नेतृत्व की रिपोर्ट की जानी चाहिए, लेकिन दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय भी होने चाहिए। इसमें 2 चीजें कह रहा है कि प्रॉक्सी नेतृत्व, अगर प्रॉक्सी लीडरशिप कहीं है तो उसको रिपोर्ट की जानी चाहिए, ऐसी मुखबिरी हो। लेकिन आगे इसी लाइन में देखिए कि ये भी कह रहा है कि इसको दुरुपयोग भी होने की संभावना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर कोई महिला चुनी गई है और वो सही में काम कर रही है, लेकिन उसके पुरुष सदस्य, उसका जो पुरुष सदस्य उसका पति हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, अगर उससे किसी गांव में अक्सर देखा जाता है कि दुश्मनी होती है किसी न किसी प्रकार से, तो दुश्मनी या किसी अन्य नकारात्मक व्यवहार में आकर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ शिकायत कर सकता है, तो उसको सही तरीके से चेक भी किया जाना चाहिए। इसका मतलब कि एक संतुलन होना चाहिए। ठीक है। सरकारी अधिकारियों को वास्तविक समय के मार्गदर्शन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाना चाहिए। ये रियल टाइम अगर कहीं प्रॉब्लम है तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना के भी ग्राम पंचायत लेवल पे इस तरह के अपना अधिकारी जो है मुखबिरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय कर सकते हैं कि अगर कहीं है तो तत्काल उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सूचित करो, फोटो के माध्यम से या अन्य कोई माध्यम से तुम व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे जुड़ सकते हो, जिससे ये जो तंत्र है वो सही तरीके से चल सकता है। ठीक है। अब देखते हैं कि निष्कर्ष। देखिए, निष्कर्ष ये कह रहा है कि महिला नेता को जब सशक्त किया जाता है तो वह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं। ठीक है। मतलब कि अगर महिलाओं को सशक्त किया जाएगा तो समाज को बेहतर बनाने के लिए, सोशल को बेहतर बनाने के लिए, सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा की जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है और सामाजिक कल्याण भी जरूरी है। तो ऐसा देखा गया है कि जब महिलाएं चुन के आती हैं तो इन मुद्दों पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य सेवा पर और सामाजिक कल्याण पर बेहतर तरीके से काम करती हैं। जब बेहतर तरीके से काम करेंगी तो उसका रिजल्ट भी बेहतर आएगा, और जब बेहतर रिजल्ट आएगा तो हमारा सोसाइटी भी बेहतर होगा। ठीक है। इसी में अगला लाइन कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण नीति में परिवर्तनकारी ग्रामीण शासन को आगे बढ़ाने की क्षमता है। ठीक है। अगर महिलाएं चुन के आएंगी तो जो आरक्षण नीति है, जो परिवर्तनकारी है, उसको ग्रामीण शासन में आगे भी बढ़ाएंगी वो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पुरुष जो हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, इस चीज को रोकना भी चाहते हैं, लेकिन अगर वो चुन के आएंगी तो इसको आगे बढ़ाती रहेंगी ताकि महिलाओं की भागीदारी को और भी सुनिश्चित किया जा सके, महिलाओं के पार्टिसिपेशन को और भी सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है। संस्थागत समर्थन और नेतृत्व परीक्षण को मजबूत करने से सच्ची लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित होगी।
ठीक है। अगर हम संस्थागत समर्थन, जैसे संस्थागत समर्थन में बात हुई पिछले पैराग्राफ में कि जो है उनको तकनीकी समर्थन दिया जाना चाहिए, उनको वाहन का समर्थन दिया जाना चाहिए, उनको अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए, तो ये सब संस्थागत समर्थन के उदाहरण है। अगर इस प्रकार के संस्थागत समर्थन दिए जाते हैं, साथ ही साथ उनको जो है नेतृत्व परीक्षण, मतलब परीक्षण कार्यक्रम जो है, जैसे इसमें रिकमेंडेशन था कि हर 3 महीने पे एक परीक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम या ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाना चाहिए, जिसमें एज ए सरपंच अधिकारी, एज ए पंचायत अधिकारी उनका क्या काम है उसके बारे में बताया जाना चाहिए, बजट के बारे में बताया जाना चाहिए, शासन दक्षता के बारे में बताया जाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी है तो उसको किस तरीके से हम बताएंगे, साथ ही साथ तकनीकी और संचार के बारे में जानकारी प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो उनका सही तरीके से डेवलपमेंट होगा, महिलाओं का सही तरीके से डेवलपमेंट होगा तो अपने कार्य में दक्षता आएगी, कार्य में दक्षता आएगी तो सच्चे तरीके से वो कार्य करेंगी, कार्य का निष्पादन करेंगी, तो सही अर्थ में हम जो है उनके लोकतांत्रिक रूप से भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसी को कह रहा है कि सच्ची लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकेगा। ठीक है। और साथ ही साथ जो है प्रॉक्सी लीडरशिप जैसे सामाजिक बुराई को भी हम फाइट कर सकेंगे या चुनौती दे सकेंगे। अब देखते हैं इससे इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी, वन लाइनर प्रश्नोत्तरी, जैसा कि मैं शुरू में ही बताया कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड वन लाइन प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। इस प्रश्नोत्तरी से करने से आपको फायदा ये होगा कि इस टॉपिक को और आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, और साथ ही साथ किसी प्रकार का जो प्रश्न अगर आपके मन में आया है तो हो सकता है कि इस प्रश्न से आपको उत्तर भी मिल जाए। ठीक है। जैसा कि पहला प्रश्न ये कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व को मजबूत करने में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की भूमिका पर चर्चा करें। ठीक है। अब इसका उत्तर क्या है? शासन, बजट, डिजिटल साक्षरता, संघर्ष प्रबंधन को कवर करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला नेताओं को उनकी निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाकर सशक्त बनाते हैं। जैसा कि झारखंड में किया गया, हालांकि उसको कहा जा रहा है कि वो अपवाद स्वरूप है, उसको सामान्य तरीके से हर जगह लागू किया जाना चाहिए, और हर जगह का इस तरीके के कार्यक्रम लागू किया जा सकता है कि जिसमें शासन के बारे में बताया जाए, बजट के बारे में बताया जाए, डिजिटल साक्षरता दिया जाए, संघर्ष प्रबंधन के बारे में उनको बताया जाए। तो इन सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा तो एक जो है वो मजबूत नेतृत्व बन के उभरेंगी तो सही तरीके से अपने काम को निष्पादित कर पाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार जो है प्रश्न 2 कह रहा है कि मौजूदा प्राथमिक संरचना महिला सरपंचों को कैसे प्रभावित करती है और क्या सुधार सुझाए गए हैं। ठीक है। जैसा कि मौजूदा प्राथमिक राजस्थान का एक उदाहरण दिया गया कि केवल 4500 रुपए है। ठीक है। 4500 रुपए प्रति माह है। जैसे कम मानदेय गंभीर भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। अगर कम किसी को दिया जाएगा तो सीरियस तरीके से वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब सीरियस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो सही तरीके से रिजल्ट नहीं आएगा। सही तरीके से रिजल्ट नहीं आएगा तो आप कैसे समझ सकते हैं कि वो जो है प्रॉक्सी लीडरशिप को हम सही तरीके से दूर कर पाएंगे, या महिला सरपंच को जो लाभ मिलना चाहिए समाज को, वो लाभ हम कैसे प्रदान कर पाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार की जो कम वेतन वाली जो संरचना है उसको दूर किया जाना चाहिए, और जो सुधार है जैसे उनको स्मार्टफोन दिया जाना या वाहन दिया जाना उसको लागू किया जाना चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो है अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में प्रॉक्सी नेतृत्व को रोकने के लिए कौन सा जवाबदेही उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें लिख रहा है कि राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना चाहिए, जैसे संचरित रिपोर्टिंग सिस्टम, सरकारी अधिकारियों से वास्तविक समय मार्गदर्शन आदि। वही बात कि मुखबिरी तंत्र को सही तरीके से मजबूत करें, स्मार्टफोन का सही तरीके से प्रयोग करें, और रियल टाइम में अधिकारियों को इसके बारे में सूचना मिले, इस प्रकार का मुखबिरी तंत्र हो, तभी जाके हम इस प्रकार के चुनौती को जवाबदेही तरीके से दूर कर पाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो चौथा प्रश्न इसमें उभर कर आ रहा, स्थानीय शासन में महिला नेताओं को वास्तविक अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने में कौन से संस्थागत समर्थन किए जा सकते हैं। ठीक है। अब कौन से संस्थागत समर्थन किए जा सकते हैं ताकि वो अपने वास्तविक अधिकार का प्रयोग करने में वो सक्षम हो। ठीक है। सक्रिय सरकारी अधिकारी, लिंग संवेदनशील प्रशिक्षण, संसाधनों तक स्वतंत्र पहुंच और पुरुष हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों जैसे संस्थागत समर्थन स्थानीय शासन में महिला नेताओं को वास्तविक अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बना सकते हैं। वही बात कि
अधिकारी जो अधिकारी जो होते हैं, जो इस पंचायती राज सिस्टम को चलाते हैं, वो अधिकारी सक्षम हो। साथ ही साथ जो है इस प्रकार का प्रशिक्षण हो कि जो है लिंग संवेदनशील, मतलब महिला पुरुष पे वो अंतर न करे, कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को भी उसमें भागीदारी करे, इस प्रकार का वो कार्यक्रम हो। संसाधनों तक स्वतंत्र पहुंच उनकी सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही साथ पुरुष हस्तक्षेप को हतोत्साहित किया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई महिला चुनी गई, जैसा कि प्रॉक्सी लीडरशिप के बारे में हम बताएंगे, मतलब कि प्रॉक्सी लीडरशिप को भी हतोत्साहित किया जाए। इस प्रकार का संस्थागत समर्थन करने वाली जो नीति होगी वो कहीं ना कहीं स्थानीय शासन में महिलाओं की मजबूत भागीदारी को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है समाप्त होता है। हमें ये आशा है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, ये टॉपिक को हम समझाने में आपको सफल हुए होंगे, और साथ ही साथ हम आगे जो है नेक्स्ट इस तरह के टॉपिक को हम लेते आएंगे, ताकि आपको जो है आईएएस के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस में और मुख्य परीक्षा में इस तरह के टॉपिक से आपको ज़्यादा सहायता मिल पाए और एक नया दृष्टिकोण आपको प्रदान किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।